तो वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह वही लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। एंड कुछ एक्स्ट्रा ही मिल सकता है, कम तो मिलेगा नहीं। और कुछ एग्जांपल्स मैंने डाल दिए हैं इसमें, जिससे कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स डाल दिए, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे में भी सेम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रख दिए हैं मैंने, तो ये कवर कर लेना। बाकी ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लास में कराए हुए हैं, लेक्चर्स के ड्यूरेशन में आपने सॉल्व भी किया था, आंसर्स वगैरह भी किए थे, तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर कर रखी। ऊपर में मैंने एक मेथड बताया था जिसका नाम मैंने वहां पर लिखा नहीं था, वर्बली मैंने बोल दिया था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख रहे थे, ओके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि रीजन एक सिंपल सा यही है कि पीएसयू के एग्जाम्स में भी वो आपको, पीएससी ये सब के एग्जाम्स में भी आपको वो दिखेंगे, तो वो चीजें डिस्कस करनी चाहिए। देखो, एक सिंपल से मैंने फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशंस ले रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इन जनरल हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हायर ऑर्डर का हमें इन जनरल एग्जाम्स में पूछते नहीं है, क्योंकि वो काफी लेंथी है। तो यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हुआ है, a टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस b टाइम्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, मैंने ऐसा दे रखा है। और इसके साथ साथ मैंने एक कंडीशंस लगा रखे हैं, इनिशियल कंडीशन बोल लीजिए, बाउंड्री कंडीशन बोल लीजिए, u ऑफ y कॉमा 0 इज f ऑफ y। देखो, यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है और एक डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है। इन दोनों के कोफिशिएंट को देख लो, x वाले का कोफिशिएंट a है और y वाले का कोफिशिएंट b है। इससे मैं dy अपॉन dx लिख रहा हूँ, यहाँ से dy अपॉन dx लिखा, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है b, मैंने यहाँ पर b लिखा है, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है a, मैंने यहाँ से लिखा। इसके बाद मैंने इसका वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व किया। जब मैं वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ dy इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स x। तो y की वैल्यू क्या हो गई सर, y की वैल्यू हो गई b अपॉन a x प्लस c। इस पूरे इक्वेशन से मैं c निकालूंगा, c की वैल्यू आ गई y माइनस b अपॉन a टाइम्स x। एंड जो इस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे कि u y कॉमा x की जो वैल्यू है, ये y है, अनदर वेरिएबल क्या है x। तो y कॉमा x की जो वैल्यू, इस फंक्शन में y की जगह मुझे c पुट कर लेना है। सर सी कहाँ से आया, देखो मैंने सी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख रखा है, और उसी कैलकुलेशन से मुझे वो चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इन्हीं सब चीजों से मैंने आगे के लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन वगैरह का सॉल्यूशंस वगैरह ये सब लिख रखा है, वो इसी की हेल्प से रख रखा है। हाउएवर मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल्स भी आपको करवाए थे, कि अगर सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, टू डेल यू अपॉन डेल टी माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, एंड कुछ ऐसे कंडीशन दिए हुए होते, u x कॉमा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ कंडीशन दिए हुए रहते, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते। तो देख लो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट a है, a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा आप बताएंगे, b की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को, माइनस एक्स। वेरी गुड सर, b की वैल्यूज माइनस एक्स ले लेनी है, तो मैं यहाँ से dx अपॉन dt लिखूंगा या dy अपॉन dt लिखूंगा। देख लो क्या लिखना है अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाएंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या लिखेंगे सर, dx अपॉन dt, है ना। t जो है आप ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काउंट होगा, यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन हम लोग इन जनरल क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और x इंडिपेंडेंट बनता है, उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज करें। सो dx अपॉन dt लिखेंगे तो x वाले के सामने कोफिशिएंट सर माइनस x, एंड t वाले के सामने कोफिशिएंट 2, तो माइनस x अपॉन 2 आ रहा है। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से मुझे सॉल्व कर लेना है। जब मैं वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करूंगा इसमें, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स dt बनेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ln x इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स t प्लस c। इसी को थोड़ा और अपने को थोड़ा सॉल्व करते चले जाना है। आपको पता है लॉग रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाता है। सो x इज इक्वल टू k टाइम्स e रेज टू -1/2 टाइम्स t, ऐसा आ जाएगा। अब इस पूरे से मुझे कांस्टेंट k निकाल लेना है। तो k अगर मैं कांस्टेंट निकालूं तो आप लिखोगे k की वैल्यू
x टाइम्स e रेज टू t डिवाइडेड बाई 2, ये k की वैल्यू आ गई। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा u x, t में, वो डिपेंड करेगा इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा सर? वो कांस्टेंट का स्क्वायर कर लेंगे। कांस्टेंट क्या है? x टाइम्स e रेज टू t बाई 2, e रेज टू t बाई 2, और इस पूरे का क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा सर? एक्स स्क्वायर e रेज टू t दे देगा। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया u x, t। ये u x, t अपना सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ सबको? यस। ओके, इन्हीं सब चीजों को मैंने यूज किया है यहाँ पर। जितने भी देखो x माइनस बी अपॉन ए टी है ना, ये सब कुछ उसी से निकाला हुआ सॉल्यूशन है, जिसको मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बोल दिया। याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हमें टाइम लॉस करने की एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, वो एग्जाम में सॉल्व करके आते हैं और वो डायरेक्टली बोलते हैं सर आपके फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करके लेकर आए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हमें एग्जाम के लिए फोकस करना है कि सर कोई वैसा कॉन्सेप्ट जो 15-20 मिनट में सॉल्व करना किया जाता है, उसको मैं अगर 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ तो बेटर है मैं उसे फार्मूले को याद कर लूँ या उस पर प्रैक्टिस कर लूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज हीट इक्वेशन। ओके, सो हीट इक्वेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। लेट से एक पैरामीटर है u जो किसी हीट को डिफाइन करता है। सो डेल u अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर। आप मुझे इस इक्वेशंस को देखकर बताएंगे कि ये जो हीट है वो कितने डायमेंशन में है। हीट फ्लो जो है वो कितने डायमेंशन में है सर? हीट फ्लो इन 3 डायमेंशन। हीट फ्लो इन 3 डायमेंशन। ओके, ये जो हीट फ्लो इन 3 डायमेंशन है, इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे टोटल कितने इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? कितने इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी सर? इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों रोमना? देखो, ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो इनिशियल कंडीशन मुझे एक की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बाउंड्री कंडीशन कितनी जरूरत पड़ेगी, बाउंड्रीज कंडीशन कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या बोलोगे? कितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए अपने को? बाउंड्री कंडीशन कितनी चाहिए? देखो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आपको दिख रहा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो x के लिए मुझे 2 कंडीशन चाहिए, y के लिए 2 कंडीशन चाहिए, z के लिए उसके लिए भी 2 कंडीशन चाहिए। टोटल कितने कंडीशन बन गए? 6। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे टोटल 6 बाउंड्री कंडीशन चाहिए एंड 1 इनिशियल कंडीशन चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपने को ध्यान में रखना है, कब क्या आंसर देना है, क्योंकि थोड़ी सी चीजें चेंज करेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से z का पैरामीटर रिमूव कर दूं, x एंड y में रखूं, तो आपको तुरंत हो जाएगा कि सर बाउंड्री कंडीशन तो कम हो गए, बाउंड्री कंडीशन तो कम हो गए। तो यही सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है थोड़ी, जो काफी मैटर रखेगा एग्जाम्स में। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग हमारे आंसर को चेंज कर लेगा। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन 6 है। अब मैं चेंज करता हूँ उसके ऊपर जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसमें सर कितने इनिशियल कंडीशन चाहिए? कितने इनिशियल कंडीशन चाहिए? एक। कितने बाउंड्री कंडीशन चाहिए? कितने बाउंड्री कंडीशन चाहिए? बाउंड्री कंडीशन 2 है ना, एक्स में ही है सिर्फ, और वो स्क्वायर है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल। तो 2 बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ रखे हैं एग्जाम्स में, इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। ये कितने डायमेंशन में हीट फ्लो है सर? ये सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में हीट फ्लो है, क्योंकि एक्स जो है वो डायमेंशन बता रहा है ना, एक्स जो है वो डायमेंशन बता रहा है, टी तो टाइम का पैरामीटर है यहाँ। ओके,
अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रीवियसली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मेथड पढ़े थे, एंड कैरेक्टरिस्टिक मेथड जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान में रखना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो रिजल्ट जो मैं लिखूंगा वो कहाँ से आया इसे सिर्फ समझेंगे। हम एग्जाम्स में अपना टैलेंट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि मुझे ऐसे आता है, सर ने मुझे सिखाया था, नहीं। एग्जाम्स में जो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे लाकर रखूंगा वो 3 स्टेप आपको याद में रखना है और आंसर 30 सेकंड में लेके आना है। हमको उससे ज्यादा टाइम एफर्ट कुछ भी नहीं लगाना है, वहां पर टैलेंट बिल्कुल नहीं दिखाना है कि मुझे भी आता है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर सीख ले रहे हैं वो काफी है। ओके, सो मैंने मान लिया कि लेट u जो है वो कैपिटल X कैपिटल T है। कैपिटल X क्या है सर? कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ X ओनली, कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ T ओनली। मैंने ऐसा मान लिया कि वेरिएबल सेपरेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो मैंने u को 2 अलग अलग वेरिएबल में डिफाइन कर लिया, x का वेरिएबल एंड t का वेरिएबल। ओके, अगर ये सॉल्यूशंस है तो वो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो सर x तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो t का, तो t डैश लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू सी स्क्वायर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और वो भी 2 टाइम। तो सर x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स करेंगे तो x का डबल डेरिवेटिव हो गया, t कांस्टेंट ट्रीट होगा तो t वैसे रख देंगे। क्या इसका वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, इसका वेरिएबल सेपरेट करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये भी लिख लो, सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी। ये ऐसा आ गया, और ये एक रेशियो की तरह से, सर ये भी एक रेशियो, ये भी रेशियो, और दोनों इक्वल है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि लेट से लेमडा के ये इक्वल है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये रेशियो किसी लेमडा के इक्वल है। ध्यान में रखना ये सब स्टेप, अगर आपको डिटेल में चाहिए कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, इसलिए मैं ये सब चीजें लिख रहा हूँ। ओके, सो इसके एक एक पार्ट को आप इक्वल करेंगे, है ना, इसके एक एक पार्ट को आप इक्वल करेंगे। अगर मैं एक एक पार्ट को इक्वल करना स्टार्ट करूं, या आप लेमडा स्क्वायर ले लो भाई, आसान रहेगा, ठीक है, लेमडा स्क्वायर ले लो, लेमडा मतलब लेमडा स्क्वायर ले लो, मैंने लेमडा स्क्वायर लिया, ठीक है। अगर मैं लेमडा स्क्वायर लेता हूं तो ये क्या रिजल्ट निकल कर देगा, जरा सॉल्व करके देखेंगे इसको, क्या रिजल्ट देगा। सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दिखेगा सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन सी होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स डबल डैश माइनस लेमडा अपॉन सी होल स्क्वायर टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या ये सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है? सोच कर देखो, क्या ये सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है? यस। तो इसके ऑक्सिलियरी इक्वेशंस मैं लिख सकता हूँ, इसके मैं ऑक्सिलियरी इक्वेशंस लिख सकता हूँ। और सर इसके जो ऑक्सिलियरी इक्वेशंस बनेंगे, इसके जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे, डी स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लेमडा अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर ये जो बन रहा है इससे हमें ऑक्सिलियरी रूट्स मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन सी एंड माइनस लेमडा अपॉन सी, ऐसे रूट्स मिल जाएंगे। अगर ये रूट्स हैं तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सर सॉल्यूशंस बनकर आ जाएंगे x इज इक्वल टू, देखो क्योंकि x का इक्वेशन है इसलिए मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, c1 e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स प्लस c2 e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स। एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस है ना, एक रूट प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस प्लस मैंने ऐसा लिख लिया। ये x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मुझे t की वैल्यू को निकालना है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैंने t डैश अपॉन t लिखा और ये इक्वल टू लेमडा स्क्वायर है।
इसको अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मैं लिखूंगा ln t, इंटीग्रेशन कर रहे हैं है ना, तो t डैश अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर t बन गया। तो इससे t की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, t की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू लैम्डा स्क्वायर t, कैपिटल T की वैल्यू e रेज टू लैम्डा स्क्वायर t आ गई। अब सर सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन है ux, t इज इक्वल टू, देख लो सर x इंटू टी, तो x ये रहा और t ये रहा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर c1 e रेज टू माइनस लैम्डा अपॉन सी एक्स प्लस c2 e रेज टू लैम्डा अपॉन सी एक्स, और ये पूरे के साथ मल्टीपल हो गया e रेज टू लैम्डा स्क्वायर t। क्लियर हुआ ये स्टेप्स? एग्जाम्स में इतना नहीं कर सकते मेरे भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सिर्फ देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 1। केस 1 में क्या सीखा हमने, एज्यूम किया लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। अब मैं केस 2 ले रहा हूँ, केस 2 में मैं सेम इक्वेशन लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। अगर मैं माइनस लैम्डा स्क्वायर लेकर चलता हूँ तो सिर्फ इसमें क्या फर्क आएगा सर, इसमें फर्क आ जाएगा एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा अपॉन सी होल स्क्वायर टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0, और इससे जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेंगे वो लैम्डा अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। तो इससे डी की जो वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा अपॉन सी टाइम्स आयोटा एंड माइनस लैम्डा अपॉन सी टाइम्स आयोटा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। सर अगर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू c1 cos लैम्डा अपॉन सी टाइम्स एक्स प्लस c2 sin लैम्डा अपॉन सी टाइम्स एक्स, है ना। या अब यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं t की वैल्यू पे जाऊं तो देखो लैम्डा स्क्वायर की जगह पर मैंने माइनस लैम्डा स्क्वायर लिया, तो सॉल्यूशन t का क्या मिल जाएगा सर, t का सॉल्यूशन e रेज टू माइनस लैम्डा स्क्वायर t मिल जाएंगे, ये t की वैल्यू मिल जाएगी। तो u x कॉमा t की जो वैल्यू हो गई वो x इंटू टी, इट मीन c1 cos लैम्डा अपॉन सी एक्स प्लस c2 sin लैम्डा अपॉन सी एक्स, और ये पूरे मल्टीपल में है e रेज टू माइनस लैम्डा स्क्वायर t के साथ, है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। थर्ड वाला केस लेता हूँ। मैंने ऐसा बोल दिया कि हो सकता है सर ये तो आपने लिया लैम्डा स्क्वायर लेने का रीजन ये है, आपने ये चीज बोला कि ये दोनों रेशियो एक पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों रेशियो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। माइनस लैम्डा स्क्वायर लेने का रीजन क्या है कि ये दोनों रेशियो एक निगेटिव नंबर है। लैम्डा स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, ये सोचकर लेके हुए चला है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ये दोनों हमने यहाँ पर लिया है कंडीशन। अब ये चीज सोचो कि अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या बोलेंगे सर, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आप लिखोगे एक्स सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 0। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमें x डबल डैश की वैल्यू 0 मिलेगी एंड t डैश की वैल्यू भी 0 मिलेगी, है ना। ऐसा मिलेगा अपने को, देख लो जरा। अगर x डबल डैश की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की वैल्यू हो जाएगी c1 प्लस c2x। दो बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो x डैश मिलेगा, वो इक्वल टू c2 ले लो। दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो c1 प्लस c2। सर t क्या मिलेगा, t एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लेट से c मान लीजिए, तो जो u मिलेगा मुझे u x कॉमा टी वो कैसा मिलेगा सर, x इंटू टी करेंगे, इस c को c1 के साथ मल्टीपल कीजिए, लेट से वो भी एक कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है, प्लस c2x है। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक ये वाला सॉल्यूशंस मुझे मिला है, और एक ये वाला सॉल्यूशंस मिला है। मतलब इन तीन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
है ना। इन तीन के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर इन्हीं तीन सॉल्यूशन को मुझे याद में रखना है कि ये तीन सॉल्यूशन होंगे। अब मुझे याद कैसे करना है इसकी भी एक ट्रिक है ना। तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ उन चीजों को जो आपको ध्यान में रखना है। हीट इक्वेशन del U अपॉन del T इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा एक ही चीज, हम जो शॉर्ट ट्रिक देंगे वो शॉर्ट ट्रिक तभी वैलिड होगा जब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे, क्योंकि हमारा पूरा डेरिवेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ध्यान में कीजिएगा कि अगर कुछ ऐसा लिखा रहे 16 डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना है कि डेल यू अपॉन डेल टी इज 1/16 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ से सी स्क्वायर डिफाइन करना है कि सी स्क्वायर 1/16 है, तो सी की वैल्यू 1/4 होगी। ऑलवेज पॉजिटिव ले लिया करना, नेगेटिव वाला छोड़ दिया करना। सी की वैल्यू 1/4 है, ध्यान में रहेगा ये स्टेप हमेशा। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसमें गलतियां की है ना तो पूरा शॉर्ट ट्रिक बिखर जाएगा अपना। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, तभी 30 सेकंड के लिए सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो नाउ अब आते हैं हम लोग कि सर फर्स्ट वन, क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया हो रहा है। हाँ, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन ही आपसे पूछेगा, 2 डायमेंशनल कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इसमें हम एक ले लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ऑलवेज इनिशियल कंडीशन हो गया, बाउंड्री कंडीशन हो गया, वो दिया हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर वो है तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन क्या लिख देना है, मतलब मैं इनिशियल कंडीशन देखूं और डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाऊं। तो देखो, अगर मैं इस वाले इक्वेशन पे जाऊं, फर्स्ट वाले इक्वेशन पे जाऊं, अगर इसमें मैं t की वैल्यू 0 ले लूं, अगर मैं t की वैल्यू 0 ले लूं तो e रेज टू 0 सर 1। यहाँ पे जो टर्म्स बच रहे हैं वो कौन से हैं, कैसे हैं सर? ट्रिगोनोमेट्रिक हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, लीनियर हैं, कैसे हैं ये, कैसे हैं? एक्सपोनेंशियल। अपने को सिर्फ इतना ही कैप्चर करना है और कुछ नहीं देखना है। अगर इनिशियल कंडीशन एक्सपोनेंशियल रहा, अगर इनिशियल कंडीशन एक्सपोनेंशियल रहा, तो अपने को सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाना है। u x, t इज इक्वल टू c1 cos, सॉरी एक्सपोनेंशियल है ना, तो सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा ना। c1 e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन c टाइम्स x प्लस c2 e रेज टू लेमडा अपॉन c टाइम्स x, एंड इस पूरे को मल्टीपल कर लेंगे e रेज टू लेमडा स्क्वायर t के साथ। ध्यान में रखिएगा, c तो मेरे लिए नोन है लेकिन लेमडा मेरे लिए नोन नहीं है। हमारा टारगेट होगा कि लेमडा कैलकुलेट करें, वो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। वो एक इजी स्टेप है जिससे कि आप लेमडा फाइंड आउट कर पाओगे। दूसरा है सर, अब सेकेंड वाला इक्वेशन देख लो। सेकेंड वाले कंडीशन में अगर मैं इनिशियल कंडीशन ले लूं, t की वैल्यू 0 ले लूं, अगर t की वैल्यू 0 ले लोगे तो यहाँ पर e रेज टू 0 1। अब जो टर्म्स बच रहे हैं वो किस में बच रहे हैं, साइन एंड कॉस में। साइन एंड कॉस में है, पहचान लोगे, या ट्रिगोनोमेट्रिक है, साइन एंड कॉस में है। तो इनिशियल कंडीशन अगर हमारे पास साइन या कॉस में रहेगा, साइन या कॉस में रहेगा, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चले जाएंगे कि सॉल्यूशन जो होंगे c1 कॉस लैम्डा अपॉन c टाइम्स x प्लस c2 साइन लैम्डा अपॉन c टाइम्स x, और इस पूरे को मल्टीपल कर लेना है e रेज टू माइनस लेमडा स्क्वायर t के साथ। थर्ड वाला, थर्ड वाले में ऑब्जर्व कर लो कि अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क आएगा, इक्वेशन में कोई फर्क आएगा नहीं। तो सर इसमें तो अपने को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास ax प्लस बी टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमारा सॉल्यूशन भी सेम टू सेम होगा, ax प्लस बी टाइप ही होगा, हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जो यहाँ पर है वही सॉल्यूशन होगा, t का कोई इफेक्ट ही नहीं है उसके ऊपर, टी का कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब देखो, क्या इसको याद रखना कोई डिफिकल्टी है? सर एक्सपोनेंशियल का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल, साइन कॉस का सॉल्यूशन साइन कॉस, लीनियर का सॉल्यूशन लीनियर। अगर मुझे ये याद है तो सर एग्जाम में 30 सेकंड से भी कम लगने वाला है, हो जाएगा ये काम। हाँ, इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0 है।
अगर दूसरा भी दिया हुआ है ना तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अगर दूसरा भी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल देखूंगा, ये सॉल्यूशन लिख दूंगा, साइन कॉस देखूंगा, मैं ये सॉल्यूशन लिख दूंगा, ax प्लस बी देखूंगा, मैं ये सॉल्यूशन लिखूंगा। हीट इक्वेशन में अपने को ये काम करनी है, ठीक है। मैं वेव इक्वेशन पे वापस आऊंगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ पहले हीट इक्वेशन के क्वेश्चन को। सो पहले हीट इक्वेशन के क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो इसको देख लो, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आंसर, कौन सा इक्वेशन, कौन सा आंसर है इसका? सर बी, दिस इज अ हीट इक्वेशन। तो ऐसे तो फालतू के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कभी, ठीक है। सो ये तो सबको ही सॉल्व करके आ जाता है, लैपलास इक्वेशन पे भी बाद में आएंगे, इसके ऊपर भी बाद में आएंगे, पहले मैं हाँ सॉल्यूशन इसके ऊपर जाऊं। जरा देखो इसको, सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। सर इसके तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल है तो ई के पावर में लैम्डा स्क्वायर टी टाइप का था, अगर साइन कॉस है तो ई के पावर में माइनस लैम्डा स्क्वायर टी था, और अगर सर कांस्टेंट वाला लीनियर वाला है तो एक्स प्लस बी टाइप का था। अब मैच करो कि कौन सा आंसर बोलोगे, मैच करो कौन सा आंसर बोलोगे। बी, बी, क्योंकि सर अगर यहाँ पे होता ना तो निगेटिव साइन के साथ होता ना, वो तो निगेटिव साइन के साथ होता ना, अगर जो लोग को सी लग रहा है तो वो निगेटिव साइन के साथ होता ना, ई रेज टू माइनस लेमडा स्क्वायर टी, है क्या यहाँ पे निगेटिव? नहीं है ना। क्लियर हो गया सबको? इसके ऊपर भी बाद में आएंगे, ये भी बाद में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ मैं सेंड कर दूंगा इसके क्वेश्चन, क्योंकि इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हीट इक्वेशन का। और भी क्वेश्चन पूछे, ये दो तीन से काम नहीं चलेगा अपने को, थोड़े और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करने पड़ेंगे, ठीक है। हाउएवर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस वन बाय वन करा ही देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस लिख लो, del u अपॉन del t इज इक्वल टू 4 del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन दिए हुए हैं u x, 0 इज इक्वल टू e रेज टू 2x, ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये इनिशियल कंडीशन है तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, देख लो। देखो मैं एक स्टेप में सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका। सर इसका सॉल्यूशंस बनेगा u x, t इज इक्वल टू, जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है वो ले लो, इसके साथ क्या मल्टीपल में करें, इसके साथ क्या मल्टीपल में करें, लेमडा स्क्वायर टी होगा या माइनस लेमडा स्क्वायर टी होगा, बस आपको इतना सोचना है। लिख रहे थे ना मेरे भाई, c1 e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स प्लस c2 e रेज टू लेमडा अपॉन सी एक्स, मल्टीपल क्या कर रहे थे इसके साथ, e रेज टू लेमडा स्क्वायर टी लिख रहे थे। ऑब्जर्व करो सर, लेमडा स्क्वायर टी मल्टीपल कर लें। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको? यस। अब आपको सिर्फ इतना बताना है इसमें कि सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू कितनी हुई, सी की वैल्यू 2 हो गई। अब आप मुझे एक ऑब्जर्वेशन करके बताओ कि लेमडा अपॉन सी की वैल्यू कितनी है। यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमडा अपॉन सी को समझना। लेमडा अपॉन सी किसके इक्वल है, सॉल्यूशन कैसे लिख रहे थे, माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स प्लस ये c1 ले लो, यहाँ पे c2 ले लो, e रेज टू लेमडा अपॉन सी एक्स, ऐसे ही तो सॉल्यूशन ले रहे थे। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है, लेमडा अपॉन सी है, वो 2 क्या है, लेमडा अपॉन सी है।
देखो एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो मुझे एक प्लस और एक माइनस, सर प्लस वाले को मैं ये ले लेता हूँ, तो इससे क्या मिलेगा आपको, सर लेमडा अपॉन सी की वैल्यू 2 है, लेमडा अपॉन सी की वैल्यू 2 है। यही सब थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ, ठीक है। अब ये अगर 2 है तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, सर 2c, एंड c कितने हैं 2, तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी दे दिया 4। सो अब इस वाले इक्वेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत आ चुकी है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं u x, t की वैल्यू सर e रेज टू 2x इंटू e रेज टू लैम्डा स्क्वायर 16 टाइम्स t। क्लियर हुआ सबको? थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इतने भी मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। आप यहाँ से देखोगे कि सर c की वैल्यू 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 है, लैम्डा अपॉन c की वैल्यू 2 है, लैम्डा की वैल्यू 4 होगी, लैम्डा स्क्वायर 16 e रेज टू 16t, इससे मल्टीपल में आएगा, आंसर हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो भी क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। C1 C2 क्यों नहीं लिखा? उसको लिखने की जरूरत नहीं थी रोमना, देख लो मैं लिख के बता देता हूँ। वैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ। u x, t इज इक्वल टू C1 e रेज टू लेमडा अपॉन सी एक्स प्लस e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स, यहाँ पे C2 लिख लो, और इसके साथ जो मल्टीपल में आ गया e रेज टू लेमडा स्क्वायर t आ गया। हम इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे, इसलिए हमें t की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद C1 e रेज टू लेमडा अपॉन सी एक्स प्लस C2 e रेज टू माइनस लेमडा अपॉन सी एक्स, ऐसा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है e रेज टू 2x। अगर क्वेश्चन में e रेज टू 2x है तो आप मुझे बताएंगे कि C1 की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए मुझे, C1 की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए। कंपेयर करो बोथ साइड, C1 की वैल्यू 1 ले लें, C2 की वैल्यू कितनी ले लें, C2 की वैल्यू कितनी ले लें, क्या e रेज टू नेगेटिव वाला कोई टर्म है? नहीं, C2 की वैल्यू 0 ले लें। लेमडा अपॉन c की वैल्यू कितनी ले लें, सर लेमडा अपॉन c की वैल्यू 2 ले लोगे। तो फाइनल जो u x, 0 निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, सर e रेज टू 2x ही तो निकल कर आ रहा है। C1 को आपने 1 लिया, C2 को आपने 0 लिया, लेमडा अपॉन c को 2 लिया, तो e रेज टू 2x ही तो निकल कर आ रहा है। उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लिया और e रेज टू लेमडा स्क्वायर t लिख लिया। क्लियर हुआ सबको, है ना? ना अब दूसरे साइन वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़े। क्वेश्चन 1/9 del u upon del t is equal to del square u upon del x square, u x, 0 is equal to 2 times sine 4t, 4x not t, 4x, 2 times sine 4x। ओके, अब सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, गुड इवनिंग सचिन, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। वेरी गुड। चलो तो सी की वैल्यू बता दो, पॉजिटिव लेना है अपने को, ठीक है। तो सी की वैल्यू सर 3 आ चुकी है। आप मुझे बताएंगे लेमडा अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी। कंपेयर करो और बताओ लेमडा अपॉन सी की वैल्यू कितनी लेनी है, 4। तो सर इससे लेमडा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4c, एंड 4c कितना हो जाएगा 12। 4c कितना हो गया 12। अब हमें सॉल्यूशंस लिखना है सर, सॉल्यूशन u x, t, u x, t, जो ये लिखा हुआ है पहले तो वो पूरा का पूरा लिख लो, 2 sin 4x। अब इसके साथ आप बताओगे क्या यहाँ पे लिखें, यहाँ पर की वैल्यू बता दो आप मुझे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो ध्यान में रखना, और उसकी वैल्यू बता दो कि कितनी आएगी। नहीं, गलत हो गया मनोज,
देखो देखो सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है, -144t है ना, -11144t। रीजन ये क्या है, क्या मैंने साइन एंड कॉस वाले में क्या बताया था, साइन एंड कॉस वाले में e⁻² बताया। लेमडा की वैल्यू अगर 12 है तो लेमडा स्क्वायर 144 और नेगेटिव साइन तो आएगा -144t, आंसर आ गया। देखो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है और आंसर आ रहा है आपका, तो बिल्कुल भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है ना। अगेन जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 1/25 del u upon del t is equal to del square u upon del x square u x comma 0 is equal to 2x minus 3। ओके, यहाँ पर आप इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या लिख दोगे, इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या लिखोगे सर? सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन सेम है, 2x minus 3 बनेगा, कोई चेंजिंग आएगी नहीं इसमें, इसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं। देखो इस इक्वेशन का अगर मैं 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में सर 0 आएगा, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं t के रिस्पेक्ट में सर ये 0 आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है सर, t की वैल्यू 0 ले लो आपको यही मिलेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सोल्यूशन होगा। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे आसान तरीका कोई हो भी नहीं सकता। ये हैंग किया बचा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन कि सर वेव इक्वेशन पे, अब हम लोग आ रहे हैं वेव इक्वेशन पे, ठीक है। जब हम लोग वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक इनिशियल कंडीशन दिए हुए हैं यू एक्स कॉमा 0 जो है वो किसी फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं सर, फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है और लीनियर हो सकता है, ये 3 चीजें हो सकती है। जिस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल लेकर u इज इक्वल टू एक्स टी लेकर मैंने सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्व करोगे तो सर एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो ये भी एक्सपोनेंशियल मिलेगा और ये भी सेम एक्सपोनेंशियल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ही सेम ऑर्डर का है ना, दोनों ही सेम ऑर्डर का है ना, देख लो सर ये भी डबल डेरिवेटिव है, ये भी डबल डेरिवेटिव, जो यहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। सिर्फ कांस्टेंट पे अपने को फोकस करना है कि सर कांस्टेंट डिफरेंट है, माइनस लेमडा अपॉन सी प्लस लेमडा अपॉन सी, माइनस लेमडा प्लस लेमडा। यहाँ पर कॉस लेमडा अपॉन सी एक्स साइन लेमडा अपॉन सी एक्स, यहाँ पर कॉस लेमडा टी साइन लेमडा टी, वो कांस्टेंट पे डिफरेंट है। और इस पे ध्यान में रखेंगे कि अगर लीनियर रहा, अगर लीनियर रहा तो इसमें देख लो कैसा निकल कर आ रहा है, ये एक्चुअली कैसा बनेगा C1 प्लस C2x, एंड टाइम में कैसा बनेगा सर, टाइम में बनेगा C3 प्लस C4t। इस पूरे को मल्टीपल कर लोगे तो आसान होगा सर, C1 C3 प्लस C1 C4t प्लस C2 C3x प्लस C2 C4xt। तो मैं इसी को ऐसा लिख लेता हूँ C1 प्लस C2x प्लस C3t प्लस C4xt, क्योंकि देखो xt है एक मल्टीपल में, एक x है, एक t है और एक कांस्टेंट है, तो c x t और xt, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मैं फिर से उतना कैलकुलेशन करूं, मैंने एक बार कैलकुलेशन करके ऑलरेडी दिखा दिया है। सो आई थिंक कि आप लोग समझ पाओगे कि हाँ सॉल्यूशन उसी तरीके से आया है और हमें इन चीजों को याद करके कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए सर इसका भी पूरा स्टेप बताओ तो बोल दीजिए, मैं A to Z स्टेप लिख दूं फिर से। इनिशियल कंडीशन बताइए कितने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सर 2 इनिशियल कंडीशन। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन बताइए, कितनी बाउंड्री कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सर 2 बाउंड्री कंडीशन भी चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी होता तो कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 4। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसके ऊपर भी सर क्वेश्चंस बनते ही हैं। अब जैसे मैंने उसमें सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी सॉल्व करूंगा।
आ गया क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है 2018 का 2 मार्क के लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर आप मुझे ये बता देंगे कि सी स्क्वायर की वैल्यू से सी की वैल्यू कितनी बनेगी, सी की वैल्यू कितनी बनेगी। गलती हो गई ना मेरे भाई, हो गई ना सबसे गलती। मैंने इसी चीज पे फोकस किया था कि अगर ये गलती कर दी तो शॉर्ट ट्रिक फेल कर जाएगा। सी की वैल्यू 1/5, सी की वैल्यू 1/5। देखो टी का पैरामीटर पहले, एक्स का बाद में, और एक्स के साथ मैंने सी स्क्वायर मल्टीपल किया। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो, जिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मुझे चाहिए शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए। सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज 1/25 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ से सी की वैल्यू मुझे मिल गई 1/5, है ना। सी की वैल्यू मिल चुकी है अपने को। ओके, अब मैं बाउंड्री कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन पे चला गया कि इनिशियल कंडीशन 3x दिया हुआ है। अगर सर इनिशियल कंडीशन एज पर टी हम ले रहे हैं, हाँ टी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर सपोज ऐसा इक्वेशंस होता, देख लो मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि गेट में कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो कुछ भी कर देते हैं। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ऐसा होता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस होता तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेते हैं, एक्स को या वाई को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेते हैं? एक्स को इंडिपेंडेंट लेते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट आप किसको ले रहे हो? यहाँ पे इंडिपेंडेंट किसको ले रहे हो? टी को। और टी से हमें क्या मिलता है? इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन कौन देगा? सर एक्स इनिशियल कंडीशन देगा, जो कि गलत है बोलना, क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलवेज हमारा बाउंड्री डिफाइन करता है। लेकिन जब वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है, उलझाना है लोगों को, तो वो एक्स ऐसे लिख देंगे। अपने को ध्यान में रखना है कि सर हीट इक्वेशन हो या वेव इक्वेशन हो, एक टाइम का पैरामीटर होता है, उस टाइम के पैरामीटर को हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। सो अननेसेसरी ये उलझाने वाली बात है और कुछ नहीं है। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इनिशियल कंडीशन देखिए, क्या इस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली सॉल्यूशन सजेस्ट कर लोगे कि सॉल्यूशन क्या होगा? सजेस्ट ही तो करना है। सर u x, t, सर वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसा? c1 प्लस c2x प्लस c3t प्लस c4xt। अच्छा, इसमें अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इसमें अगर t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर c1 प्लस c2 है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर यहाँ पे दिया हुआ है 3x। ये क्या है? 3x दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो c1 की वैल्यू बता दो और मुझे c2 की वैल्यू भी बता दो कितनी कितनी है। सर c1 की वैल्यू 0 एंड c2 की वैल्यू 3 ले लें, c2 की वैल्यू 3 ले लें, हो गया। तो C1 C2 आ चुका है। सर एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, देना ही पड़ेगा ना उसको, दो कंडीशन देने पड़ेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो डेल यू अपॉन डेल टी पहले सॉल्व कर लेते हैं। यू यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करूं तो मुझे मिलेगा C3 प्लस C4x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने दिए हुए? 3 दिए हुए। देख लो यहाँ पर ये कितने दिए हुए? 3 दिए हुए, है ना। बोला है t की वैल्यू 0 पुट करने पे वो 3 के इक्वल है। सो डेल यू अपॉन डेल टी वाले इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करने पे c3 प्लस c4x मिलेगा और वो 3 के इक्वल है। तो c3 की वैल्यू सर 3 हो गई एंड c4 की वैल्यू सर 0 हो गई, क्योंकि x का तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। अब सर C1, C2, C3, C4 सब कुछ मुझे मिल चुका है, तो मैं सॉल्यूशन UX, T लिख सकता हूँ। UX, T सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा? C1 0, C2 3। सो सर 3x लिख लेते हैं, C3 3 है और C4 0 है, सो प्लस 3t ऐसा आ जाएगा। मुझसे पूछा क्या था इसने? पूछा था सॉल्यूशन बता दो x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1 पे। u की वैल्यू x इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पुट करने पे सर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। आंसर आ गया 6। इजी है, इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। कम से कम हम इतने पर तो निश्चित हो गए ना कि सॉल्यूशन का टाइप क्या है।
अगर सॉल्यूशन का टाइप पता है ना तो अपने को सॉल्यूशंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चंस मिल जाए मेरे भाई, नहीं मिल रहा है, चलो कोई नहीं, हम ही लिखते हैं। क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या है। कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर दें क्या? कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना दूं क्या मैं? जी चलो, तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेल यू अपॉन डेल टी। पहले हीट इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। इज इक्वल टू 9 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times e raised to 3x plus 3 times sin 2x। देखकर तो सॉरी, ये 0 है, इक्वल टू 0 है, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना ये दोनों। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा u x, 0 इज इक्वल टू 2 times e raised to 3x plus 3 times sin 2x। अब हो गया क्वेश्चन, अब हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। हीट इक्वेशन है सर, यस। इसमें दो सॉल्यूशंस हैं क्या? जो हमने पढ़ा रखा है उसका उसी टाइप का दो सॉल्यूशन है क्या इसमें? देखो जरा, जो इनिशियल कंडीशंस हमने पढ़ा रखा है वैसा दो दो इन्वॉल्व हो गया क्या? यस। तो मैं इसको मान लेता हूँ U1 और मैं इसको मान लेता हूँ U2। हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस के टाइम पे वहां पर डिस्कस किया था लीनियर, है ना, कि लीनियर टर्म्स होते हैं। क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर भी लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? क्या मैं ऐसा लिखता हूँ डी u1 plus u2 x is du1 upon dx plus du2 upon dx, ऐसा लिखते हैं हम लोग? अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि मैं u1 के लिए सॉल्यूशंस निकाल लूं, मैं u2 के लिए सॉल्यूशंस निकाल लूं, और दोनों के लिए जो सॉल्यूशंस निकल कर आएगा मैं उन दोनों ही सॉल्यूशंस को सेपरेटली ऐड कर लूं, दोनों ही सॉल्यूशन को सेपरेटली ऐड कर लें, मैं ऐसा बोल दूं? यस। तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 4 u1 is equal to 2 times e raised to 3x। ओके, अब आप यहाँ से देखकर सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि लेम्डा अपॉन सी की वैल्यू किसके इक्वल है। लेम्डा अपॉन सी की वैल्यू किसके इक्वल है? जल्दी से। 3 के इक्वल है, वेरी गुड। और -3 क्यों बोलना? 3 बोले ना, यहाँ पे 3 है ना, -3 क्यों बोलेंगे? 3 बोलेंगे, 3x है। ओके, तो लेम्डा अपॉन सी की वैल्यू 3 के इक्वल है। ओके, सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाओगे 9 और यहां से बोलोगे c की वैल्यू +3, तो लेम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? लेम्डा की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3c, c 3 है तो 9 हो गई लेम्डा की वैल्यू, लेम्डा की वैल्यू 9 हो गई। तो हम लोग सॉल्यूशंस लिख लेते हैं ux, t। अगर एक्सपोनेंशियल है तो सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं? लेम्डा स्क्वायर t या माइनस लेम्डा स्क्वायर t? लेम्डा स्क्वायर टी लिखते हैं ना, तो लेम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। तो मैं 2 e raised to 3x into e raised to 9t, ये u1 के लिए आ गया। अब मैं u2 पे चले जाता हूँ, 4 u2। अगर u2 के लिए जाऊं तो यहाँ पे u2 की वैल्यू जो है वो 3 times sin 2x है। आप यहाँ से डिसाइड करोगे लेम्डा अपॉन सी की वैल्यू कितनी है। लेम्डा अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? वेरी गुड सर, यहाँ पे 2 है। सी तो वही रहेगा, सी तो वही रहेगा, सी तो सर 9 ही है ना, सी तो 3 ही बनेगा, सी स्क्वायर की वैल्यू 9 तो सी की वैल्यू 3। तो लेम्डा की वैल्यू कितनी होगी? लेम्डा की वैल्यू कितनी होगी सर? 2c, दैट इज 6 लेम्डा। अब मैं सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ, अब मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूँ क्योंकि लेम्डा आ गया। तो u x, t, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लिख लो u1 और ये सेकंड वाला सॉल्यूशन लिख लो u2। तो सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या निकल कर आ जाएगा सर? पहले तो ये पूरा का पूरा लिख लो 3 sin 2x। जब साइन एंड कोसाइन होते हैं तो e के पावर में माइनस लेम्डा स्क्वायर t होता है ना, तो -36t। ये हीट इक्वेशन है मेरे भाई, ये गलती मत कर लेना।
हीट इक्वेशंस में लैम्डा स्क्वायर आते हैं, ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। हीट इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर आता है, और जब भी हम लोग वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो वेव इक्वेशन में लैम्डा आता है। ये दोनों में फर्क है। हीट इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर, वेव इक्वेशन में लैम्डा, ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा वरना मिस्टेक होगा। अब ये दोनों आ चुके हैं, इसलिए फाइनल स्टेप। सर फाइनल स्टेप फाइनल सॉल्यूशन, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन को ऐड कर लेना है। 2e⁻³ इंटू e⁻9t प्लस 3 sin 2x e⁻36t हो गया। u1 में भी 36 आएगा क्या? अरे नहीं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 9 है ना, तो 81 आएगा यहाँ पे। u1 में 81 आएगा मेरे भाई, लैम्डा की वैल्यू 9 आई ना, लैम्डा इज 3c, लैम्डा इज 3c, तो 3 3 जा 9, लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर 81t, 81t, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, ये भी मिस्टेक था मेरा, ठीक है। यहाँ पर आप 81t लिखोगे, एक -36t है और एक 81t है। सॉल्यूशंस आ गया, क्लियर हो गया, कर लोगे एग्जाम में। ये आईएएस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि सर सुपर पोजिशन लगा दिया है, दो को एक साथ सॉल्यूशन निकाल कर लगा दिए, ये सुपर पोजिशन टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ वेव इक्वेशन से। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कंडीशन दिया हुआ है ux, 0 इज इक्वल टू e⁻2 टाइम्स e⁻3x, ऐसा दिया हुआ है। आप इसको देखकर सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए लैम्डा अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी। डिसाइड कीजिए लैम्डा अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी। -3 होगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो मैं प्लस लिखूंगा। देखो हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं लैम्डा अपॉन सी एक्स e⁻ लैम्डा अपॉन सी एक्स। लैम्डा एंड सी बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, बस अपने को इतना ध्यान में रख लेना है। लैम्डा अपॉन सी की वैल्यू 3 होगी। मुझे सी की वैल्यू बताओ देखकर कितनी है, सी की वैल्यू बताओ देखकर कितनी है। सी की वैल्यू 1/4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? सर लैम्डा की वैल्यू 3c है, इट मींस 3/4 हो गया लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू 3/4 है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। सर ux, t इज इक्वल टू, ये तो सेम टू सेम आएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। 2 टाइम्स e⁻3x है ना। अब इसके साथ मल्टीपल में क्या आएगा? सर इसके साथ मल्टीपल में आएंगे c3 e⁻, बोलिए यहाँ पर लैम्डा टी और लैम्डा स्क्वायर टी, दोनों सेकेंड ऑर्डर, जैसा ऐसा वही सेम यहाँ पर। तो लैम्डा टी प्लस c4 e⁻ लैम्डा टी। ओके, ये आ गया। लैम्डा की वैल्यू 3/4 है, पुट कर लेते हैं। 2 टाइम्स e⁻3x c3 e⁻3/4 टाइम्स t प्लस c4 e⁻3/4 टाइम्स t, ऐसा आ गया। अब सर इसमें c3 c4 कैसे निकालें? आपको याद है जब वेव इक्वेशंस का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, इसमें 2 कंडीशन दिए हुए थे, इसमें 2 कंडीशन दिए हुए थे, है ना, तभी तो हम फाइनली सॉल्व कर पाए थे। अभी हमने कितने कंडीशन लिए देखो जरा इस क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं ऑब्जर्व करूं तो उसमें मैंने अभी तो आपको एक ही कंडीशन दी है, एक ही कंडीशन दिया। अगर कोई दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें c3 c4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया कैसे क्या करना है? यस, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट बचते हैं, वे लैप्लास इक्वेशन। ओके, लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखिए और मुझे बता दीजिए कि इस इक्वेशन को
करने के लिए कितने इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? इनिशियल कंडीशन कितना चाहिए होगा? 0। ओके, बाउंड्री कंडीशन 4, बाउंड्री कंडीशन 4, मुझे 4 बाउंड्री कंडीशन चाहिए क्योंकि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन चाहिए। अब सर अगर इनिशियल कंडीशन लीनियर रहा तो देख लो ये सॉल्यूशंस होगा, और अगर एक्सपोनेंशियल रहा सर ये वाला सॉल्यूशंस रहेगा, और अगर कॉस साइन का रहा तो ये वाला रहेगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको तीनों के लिए क्या क्या है उसको थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, ठीक है? तभी वो सॉल्यूशंस में आपको ध्यान में रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा कि सर कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में कुछ और लिख कर आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीट, उसके बाद वेव, उसके बाद लैपलास। लेकिन करना तो सबको है, किसी को छोड़ना नहीं है। लीनियर है सर ऐसा, एक्सपोनेंशियल है तो दिस टाइम दिस, इसमें अल्टरनेट हो जाता है। सर अल्टरनेट क्यों होता है? हो जाता है, ऑब्जर्व करना कि देखो ये एक्चुअली क्या है। सर अगर मैं सॉल्यूशन u इज इक्वल टू एक्स टी एज्यूम करूं तो मैं बोलूंगा डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स टी भी एज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? एक्स वाई, क्योंकि x एंड y में है, एक्स वाई एज्यूम करेंगे। तो x डबल डैश y प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। सेपरेट करोगे तो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू y डबल डैश अपॉन y विथ नेगेटिव साइन। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर लेमडा स्क्वायर भी लेता हूँ, तो सर एक का रूट अगर पॉजिटिव रहा तो दूसरे का रूट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। अगर एक का रूट रियल नंबर रहा पॉजिटिव नेगेटिव, देखो रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, तो दूसरे इमेजिनरी, और दूसरे इमेजिनरी इट मींस साइन एंड कॉस। अगर मैं इसको माइनस लेमडा स्क्वायर लेता हूं तो सर यहां से मिलेगा साइन कॉस, और यहां से क्या मिलेगा? सर यहां से मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल। और अगर इक्वल टू 0 ले लो तो सर नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये पूरा का पूरा लीनियर ही बनेगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? इसमें सी स्क्वायर की जरूरत है क्या? इस पूरे में सी स्क्वायर की जरूरत है क्या? कहीं पे सी स्क्वायर? कहीं पे सी स्क्वायर का कोई फंडा ही नहीं है, इसलिए कहीं पे लैम्डा अपॉन सी आएगा नहीं। जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्टली लैम्डा रहेगा। जो भी है वो डायरेक्टली क्या होगा? लैम्डा रहेगा, है ना? एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेकेंड एंड थर्ड सेम। सेकेंड एंड थर्ड सेम नहीं है मेरे भाई, वेरिएबल चेक करो, x x, यहाँ पर y y, यहाँ पर x एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे y एक्सपोनेंशियल है। सेकेंड एंड थर्ड सेम नहीं है, सेम दिख रहे हैं, सेम है नहीं। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन दिया हुआ है u x, 0 इज इक्वल टू साइन 3x, आप इस इक्वेशंस को इंटरचेंज हो सकते हैं, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना। हमने क्या बोला कि ये सॉल्यूशन किसके लिए लिख रखे हैं? सर ये सॉल्यूशंस हम इनिशियल कंडीशन के लिए लिख रखे हैं। अगर इनिशियल कंडीशन u x, 0 साइन 3x है तो आप सॉल्यूशन क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे या ये वाला लिखोगे? हमारा इनिशियल कंडीशन डिसाइड करता है ना कि इन तीन में से कौन सा सॉल्यूशन है। हमने तो वो पैरामीटर ही हटा दिया कि क्या लिखना है, हमने तो बोला इनिशियल कंडीशन देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा सॉल्यूशन लिखना है ना? तो सर अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u x, 0 इज इक्वल टू साइन 3x, अब किसके ऊपर जाओगे? थर्ड के ऊपर जाएं? यस, थर्ड के ऊपर जाएंगे तो हमारा u x, y जो बनेगा वो बन जाएगा c1 cos लैम्डा x प्लस c2 साइन लैम्डा x, और इसके साथ मल्टीपल में रहेंगे c3 e रेज टू माइनस लैम्डा y प्लस c4 e रेज टू प्लस लैम्डा y। ओके, अब इससे कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके पहले c1 की वैल्यू बताओ, इनिशियल कंडीशन x वाले में क्या कोई कॉस का टर्म है? नहीं सर, 0। c2 की वैल्यू बताओ,
1। लेमडा की वैल्यू बताओ 3। तो सर सॉल्यूशन तो हमने लिख दिया। अब ux, y इज इक्वल टू साइन 3x, ये मल्टीपल में रहेगा c3 e रेज टू 3y प्लस c4 e रेज टू माइनस 3y। आ गया सॉल्यूशन। सर c3 c4 कैसे निकालेंगे? जो भी एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको पुट करके आप c3 c4 निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? यस, है ना? चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसी का क्वेश्चन है लैप्लास इक्वेशन का। सोचो समझो, मैंने तो कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं अभी तक। देखो अगर पढ़ाया है तो ठीक है, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। Which one of the following is a property of solution to the Laplace equation delta square f is equal to 0? डेल्टा स्क्वायर मैंने वेक्टर में पढ़ाया था और ये कुछ ऐसा ही बन रहा था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज अ लैप्लास इक्वेशन। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वो 2 वेरिएबल में था, यहाँ पे 3 वेरिएबल में है। देखो चलो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने जितना पढ़ाया मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहता हूँ। क्या सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है? लिखा हुआ है सॉल्यूशंस आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द बाउंड्री कंडीशन। क्या सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है? सर करता है, ये नहीं हो सकता। क्या जो सॉल्यूशंस मिले हैं आपको वो सॉल्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है? क्या वो सॉल्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन कॉस का फंक्शन है, लीनियर फंक्शंस हैं, ऑल आर कंटिन्यूअस। तो सर ये भी नहीं हो सकता। सॉल्यूशंस आर नॉट सेपरेबल इन द कोऑर्डिनेट्स। भैया हमने सॉल्व किस मेथड से किया? वेरिएबल सेपरेबल से ही तो सॉल्व किया है तीनों को, चाहे वो लैप्लास हो, हीट हो, वेव हो, मैंने सबको सॉल्व किससे किया? वेरिएबल सेपरेबल। सर ये भी नहीं हो सकता। सॉल्यूशंस हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एनीवेयर एक्सेप्ट एट द बाउंड्रीज। अब देखो ये लैप्लास इक्वेशन जो है ना, वो लैप्लास इक्वेशन एक क्लोज्ड बाउंड्री में अगर अप्लाई होता है तो किसी भी क्लोज्ड बाउंड्री में अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछें तो सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज लाइज ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। अगर फंक्शन के इनसाइड में कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो उसके ऊपर होगा या फिर उसकी बाउंड्री के ऊपर होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो क्या फंक्शन कोई भी कंडीशन इनसाइड में देगा क्रिटिकल पॉइंट? सर स्टेशनरी हो सकते हैं लेकिन वैसा कुछ बोला नहीं है, स्टेशनरी है या नहीं है, तो मैं कौन सा सॉल्यूशन पे चला जाऊं? ए पे जाऊं? तो ध्यान में रखना बाउंड्रीज पे दे सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना? नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा एनीवेयर एक्सेप्ट द बाउंड्री फॉर द लैप्लास इक्वेशन। थोड़ी सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है अपने को, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। चलो इसके ऊपर आते हैं। ये कब का क्वेश्चन है मेरे भाई? सिविल इंजीनियरिंग 2010 का क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये चेंज किया है और क्या किया है, देखो यहाँ पर लिख लिया है कि जो P है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है एंड जो Q है वो डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब मुझे बता सकते हो कि मुझे P की वैल्यूज डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? इस पूरे इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट, देखो P जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? सर P की वैल्यू a के इक्वल होगी। ओके, Q जो बोला है वो डेल जेड अपॉन डेल वाई बोला है, बोलो क्या आएगा? ये डेल जेड अपॉन डेल वाई B। तो जहां जहां सर A है B है उसकी जगह मैं P Q लिख लूं इस इक्वेशन में तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन Z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस AB। अब देख लो सर, Z इज इक्वल टू A की वैल्यू P तो मैं PX लिख लेता हूँ, B की वैल्यू Q तो मैं प्लस QY लिख लेता हूँ, प्लस AB सर PQ लिख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन में भी है क्या? फालतू के क्वेश्चन है यार ऐसे, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेता है एग्जाम में। चलो बताओ, आंसर बताओ इसका। 4 बाउंड्री कंडीशन चाहिए, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, 4 हो गए, फिनिश हो गया।
चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में। थोड़े थोड़े टॉपिक जो है वो अपने को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। अब एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजेनियस फंक्शन। देखो भैया, गेट में इसके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं, पहली चीज तो ये। पीएससी के एग्जामिनेशन में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। आईएएस के एग्जामिनेशन में दिखेंगे, बाकायदा दिखेंगे आईएएस के एग्जामिनेशन में। गेट में हमने आज तक क्वेश्चंस ऑब्जर्व नहीं किया। किसी किसी ब्रांच में होंगे गिने चुने क्वेश्चन, तो नहीं कर सकते, वरना क्वेश्चन मुझे दिखता नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, इजी सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। कॉलेज लेवल पे हमने इसको बहुत अच्छे से किया है, इसलिए हमेशा ध्यान में रहेगा, कर सकते हैं, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजेनियस फंक्शन, आपको याद है मैंने पढ़ाया है ये चीज कि किसी फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई को अगर मैं एक्स एंड वाई को रिप्लेस कर दूं के एक्स एंड के वाई के साथ, एंड इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकूं k रेज टू n फंक्शन x कॉमा वाई इटसेल्फ, तो मैं इस फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई को होमोजीनियस बोलता हूँ, होमोजीनियस बोलता हूँ। और इस होमोजीनियस की डिग्री कितनी होती है, इस होमोजीनियस की डिग्री कितनी होती है, n, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसी से आपको डिसीजन लेना है। अब इसमें क्या है कि अगर एक होमोजीनियस फंक्शन होता है, तो यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ रिजल्ट दे रखा है कि लेट्स से एक फंक्शन है, एक फंक्शन है u x कॉमा वाई एंड दैट फंक्शन इज होमोजीनियस। वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि उसकी डिग्री पता कर लो कि उसकी डिग्री कितनी है। तो उसकी डिग्री अगर n है तो उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया कि x टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y टाइम्स डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू n टाइम्स u के इक्वल होगी, n टाइम्स u के इक्वल होगी। बस इतने को अपने को ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसके लिए सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया, u x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सबसे पहले इस फंक्शन को देखकर आप मुझे बताएंगे कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री कितनी है, उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है। सर न्यूमरेटर में डिग्री 2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 दिख रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, डिग्री 3, तो 2 एंड 3 सर k पे पावर -1 निकल कर आएगा, n की वैल्यू हो गई -1। अगर n की वैल्यू -1 है और मैं आपसे ऐसा पूछ दूं x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सर n टाइम्स u की इक्वल होगी। n क्या है, n -1 है, तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिख लूं। यस, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा जो था रिवीजन टाइप से कि सर कॉलेज लेवल पे पढ़ा था लेकिन अब ध्यान में नहीं है, तो अब हो गया होगा कि चलो क्या है, चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या है ना। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस पे और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा कॉन्सेप्ट पे कि लेट से कोई क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है u x कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन y अपॉन x, साइन y अपॉन x, ओके। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। यस, तो इससे आप n की वैल्यू डिसाइड करके बताओ कितनी है, n की वैल्यू बताओ कितनी है, 0, n की वैल्यू 0, है ना। अगर मैं u में x को kx के साथ एंड y को ky के साथ रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये ऐसा मिल जाएगा y अपॉन एक्स ही, सर सेम मिलेगा। इट मीन्स k पे पावर कितनी है, 0 है ना, k पे पावर कितनी है, 0 है। सेम टू सेम मिलेगा, y और x में दोनों में k मल्टीपल है,
वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर सेम मिलेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ दूं x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो कितने बोलोगे सर? n टाइम्स u, n की वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया 0, आंसर कितना आ गया 0। ओके, चलो अब इसके ऊपर आते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो u x, y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? नहीं सर, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं। ओके, अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, साइन इनवर्स u, साइन इनवर्स u जो दिख रहा है वो क्या बनेगा? साइन इनवर्स u क्या बनेगा जरा देखो, ये u है तो साइन इनवर्स u क्या बनेगा सर? साइन इनवर्स u x प्लस वाई बनेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन से मान लिया कि f ऑफ u एक फंक्शन है जो कि साइन इनवर्स u है। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या f ऑफ u होमोजीनियस है? क्या f ऑफ u होमोजीनियस है? Say yes, no? Yes, it is homogeneous. F of u is homogeneous because sine inverse u is x plus y. Yes, homogeneous in x and y. x and y में वो homogeneous function है। अगर वो x and y में homogeneous function है तो उस homogeneous function के लिए डिग्री कितनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 होगी, है ना, n की वैल्यू 1 होगी। इसको बोलते हैं कि u is not homogeneous, this is not homogeneous, है ना, ये homogeneous नहीं, बट f of u is homogeneous। u homogeneous नहीं है लेकिन उसका फंक्शन homogeneous है। अगर वैसा रहा तो हम लोग कुछ और कर रहे होंगे, क्या है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। So, वैसे वाले केस में if u x, y is not homogeneous but f of u is homogeneous, फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है, देन वैसे वाले केस में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें ऐसा आता है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हम लोग लिखेंगे n फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम्स u, फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम्स u। सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। u एक फंक्शन है u x, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसमें ये बताएंगे कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? नो। क्या ये फंक्शन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है? क्या ये फंक्शंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है? यस, अगर ये फंक्शंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है तो इसमें फंक्शन ऑफ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फंक्शन ऑफ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u के टर्म्स में रिजल्ट देंगे, क्या ले लें कि log रिमूव हो जाए? नहीं, log u नहीं बोलेंगे भाई। देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया था पहले वाला वो u x, y इक्वल टू साइन x प्लस वाई लिखे थे। हमने क्या किया था कि इस साइन को हटाना है, तो साइन को हटाने के लिए क्या किया था, साइन इनवर्स u बोथ साइड लिया था तो साइन हट गया था। अब मैं इससे log हटाना चाहता हूँ तो क्या लूं सर? e रेज टू u लोगे तो log का टर्म हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल u बचा, और वो एक्सपोनेंशियल u की वैल्यू कितनी है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हमें इससे मतलब है, अब इसमें से हमें ये पहचान कर बता दो कि जो ये होमोजीनियस फंक्शन बना है एफ ऑफ यू, ये होमोजीनियस है और इस होमोजीनियस फंक्शन के लिए n की वैल्यू मतलब डिग्री कितनी होगी? फंक्शन इज होमोजीनियस, नाउ इट्स डिग्री, डिग्री बोलो।
यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो एफ ऑफ यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री कितनी है इसकी 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 होगी। दूसरा काम मुझे इसका आएगा। अब मुझे चाहिए सर x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू n टाइम्स फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम्स u। तो n तो सर 2 है, फंक्शन है e रेज टू u, अगर e रेज टू u का डेरिवेटिव करें तो सर क्या वो e रेज टू u ही आएगा? e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं सर? e रेज टू x लिखते हैं, तो सेम आएगा ना यहाँ पर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया सर? फाइनल आंसर 2। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको जी? अब लास्ट चलते हैं, एक और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे चलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट था, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगर सेम टाइप का क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस आपको सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए पूछते, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स प्लस 2xy टाइम्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई मिक्स डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो याद करने का सिंपल तरीका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान में रहेगा अब आगे से हमेशा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑलवेज ध्यान में रहेगा। n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स u, आंसर क्या है? n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स u, है ना। एकदम सिंपल तरीके से ध्यान में रख लो सर, सेकेंड डिग्री का है n इंटू n माइनस 1 टाइम्स u। एक बार -1 करके और कर लेना है और आंसर दे देना। देखो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो सेकंड वाले का, इसके लिए u के टर्म्स में बता दो क्या आएगा। सर सिंपल है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 टाइम्स u। सर 2 माइनस 1 इज 1, 2 टाइम्स u, आंसर इज 2u। आंसर एक स्टेप में आंसर आ गया, है ना, एक स्टेप में आंसर आ गया। उसी तरीके से थोड़ा सा हमें इसके ऊपर वर्क करना है और इसको लिख लेना है, ठीक है। सेकेंड वाला फार्मूला सेम, ए स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सो 2x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बी स्क्वायर सो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी यू टाइम्स जी डैश यू माइनस 1, जी डैश यू माइनस 1। सर ये जी यू क्या है? आप ऊपर वाले फार्मूले में देखो, जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट लिखा है, ये वाला रिजल्ट, यही जी यू ले रहा हूँ। ये जो रिजल्ट लिखा है इसको ही हम लोग जी यू बोल रहे हैं। सो जी यू यहाँ पे जो निकल कर आएगा, डेट जी यू इज एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। जी यू इज एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये एफ वाला फंक्शन कहाँ आता है? जहाँ पे रिड्यूसिबल की बात होती है ना। वो होमोजीनियस नहीं है लेकिन उसका फंक्शन होमोजीनियस है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन u x comma y is equal to sin inverse x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square upon x minus y। आप मुझे बताएंगे कि f of u क्या बनेगा? What will be function of u? फंक्शन ऑफ u क्या बनेगा? u के टर्म्स में रिजल्ट दो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। साइन u, वेरी गुड, चलो ये आ गया साइन u। साइन u क्या होमोजीनियस फंक्शन है? इज इट होमोजीनियस फंक्शन? अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री बता दो, n की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है आपके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 1 कैंसिल आउट होकर 2 बच गया, है ना, 2 बच गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर n एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश u। n की वैल्यू 2 है, मैंने 2 लिख लिया।
फंक्शन साइन यू है, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे सर, ये बन जाएगा 2 tan u। 2 tan u आ गया सबका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ यहाँ पर सर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कनेक्ट हो जा भाई। डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सर ये था जी यू इंटू जी डैश यू -1, ऐसा लिखा हुआ था। जहां पे जी यू क्या था सर, जी यू वो वाला टर्म है जो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आ रहा है। जी यू है 2 tan u, तो यहाँ पर वो पुट कर लेते हैं। पुट कर लेते हैं तो मैं लिख लेता हूँ 2 tan u, है ना, और इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा 2 tan u का डिफरेंशिएशन। सर 2 tan u का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u -1। आगे आंसर, आगे आंसर हो जाएंगे एग्जाम्स में। कुछ है नहीं, एक तो ऐसे पूछता नहीं है, पूछेगा तो आईएएस में पूछता है ये सब टॉपिक, ठीक है, पीसीएस वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टोटल डेरिवेटिव। ओके, टोटल डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में करते आए हैं, लेकिन मैं वहां पर स्पेशली तौर पे आपको बताया नहीं कि टोटल डेरिवेटिव है ये। देखो, एक फंक्शन है u जो कि 3 वेरिएबल को बनाता है। u को रिप्लेस करते हैं या नहीं? ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है रिकेश यहाँ पर आपने कि प्रीवियस वाले ये जो आप लिख रहे हैं इसमें u को रिप्लेस करते हैं या नहीं। देखो, u को रिप्लेस करने का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप u को रिप्लेस करने के लिए जाओगे तो सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए एग्जाम्स में भी आपको जो दिया हुआ रहेगा वो u के टर्म्स में ही दिया हुआ रहेगा, हमको उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। देखो, अगर सिंपल सा रहता ना तो मैं रिप्लेस करने के लिए बोलता, जैसे कि ऐसा मैं क्वेश्चन रख दूं, ux, y is equal to sin inverse x into y, साइन इनवर्स x into y रख दिया। आप मुझे बताएंगे फंक्शन ऑफ u जो बनेगा वो साइन u बन जाएगा, है ना, साइन u बन जाएगा। यस, इसकी डिग्री कितनी बनेगी? डिग्री कितनी बनेगी? डिग्री 2 बनेगी। वेरी गुड। तो सर अगर मैं इसको लिखूं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, तो आप लिखोगे n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n की वैल्यू 2, एफ यू साइन यू, एफ डैश यू टेन यू, तो आप ऐसा लिख लोगे। सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan u 2 सेक स्क्वायर u -1। लेकिन यहाँ पर साइन u की वैल्यू कितनी है? सर यहाँ पे साइन u की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है? x इंटू वाई की इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा और मैं इस एंगल का नाम u रख लूंगा। तो सर साइन u की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो ये xy है और ये कितना है? 1 है। ये समझ में आया? हम लोग लिखते हैं ना p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड हाइपोटेनस 1। तो ये वाली वैल्यूज ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरूरत पड़ा तो हम इसमें से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। सर कौन सा? आप इससे निकाल सकते हो कि कॉस यू क्या हो गया, आप इससे निकाल सकते हो टेन यू क्या हो गया, आप इससे निकाल सकते हो सेक यू क्या हो गया, आप सब निकाल सकते हो। तो इसमें वापस पुट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये डिफिकल्टी और टाइम सब कुछ अननेसेसरी नहीं बढ़ा रहा है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये करने के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा। जब सर ये करने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछता है तो मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे एक्सपेक्ट करूं, है ना।
वो जब प्रूफ करने वाला 10 मार्क का क्वेश्चन आता था ना, 10 मार्क या 15 मार्क का क्वेश्चन, तब ये चीज पूछते थे कि रिप्लेस करना पड़ता था, जिससे कि हम कंपेयर करते थे कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। पहले यूलर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखा और उसके बाद फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर से x के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, फिर से y के रिस्पेक्ट में, 2 बार y के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीपल करते थे, सबको ऐड करते थे, उसके बाद ये वाला रिजल्ट और वो वाला रिजल्ट दोनों को मैच करते थे। अगर एक्सपोनेंशियल आ गया तो मर गया। वही चीज मैं बोला ना कि मुझे ऐसे चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट बता दिया एक लिखकर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला में तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं इन जनरल, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आएगा नहीं। लॉगरिथमिक हो सकता है, लॉगरिथमिक में फंस जाओगे, ठीक है। अगर e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दूं तो वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव पे बात कर रहे थे हम लोग। सो चलो यहाँ पे बात करते हैं एक्स वाई एंड जेड। यू किन किन वेरिएबल का फंक्शन है? सर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, है ना, 3 वेरिएबल का टर्म्स है। अगर ये 3 वेरिएबल का टर्म्स है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे u में चेंज करना है, u में चेंज करना है, तो किन किन वेरिएबल के कारण u में चेंज हो सकते हैं? सर किसी को भी चेंज कर सकते हो, एक्स वाई एंड जेड। अगर ये 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो इन 3 में से किसी भी वेरिएबल को चेंज करोगे तो आपको u में चेंज मिलेगा। इट मीन्स मुझे u का रेट ऑफ चेंज देखना चाहिए x के रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर dx लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ u का चेंज देख रहा हूँ। प्लस सर वो इफेक्ट y के कारण भी कर सकता है, यस कर सकता है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में मल्टीपल विथ dy। सेम u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में dz। तो ये जो टर्म्स कहलाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टोटल डेरिवेटिव। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं। सर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देख लो। कुछ ऐसा दिया हुआ है, u x, y, t is equal to x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर t। मुझसे पूछा du की वैल्यू कितनी होगी, du की वैल्यू कितनी होगी। सर du की वैल्यू लिखने के लिए मुझे u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x देखना है। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x देखें तो मुझे मिलेगा 2x dx, है ना, 2x यहाँ से, dx यहाँ से, dx लिख दिया मैंने। प्लस दूसरा वेरिएबल y है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2y t dy मिलेगा। और लास्ट में मुझे थर्ड वेरिएबल t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर डी टी लिख लें, है ना। ये समझ में आया? सर इसका यूज कहाँ पे है, ये तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है मुझे, थोड़ा यूज की तरीके से समझा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने एक वेरिएबल ही गायब कर दिया। यहाँ से डी यू लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख लूं, 2x dx माइनस 2y dy। देखो जरा, देखो जरा, समझो जल्दी से। क्या ये जो लिख रखा है मैंने, ऐसा फॉर्मेट कभी वेक्टर में कुछ कहीं पे देखे थे? ये जो राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ वेक्टर में देखे थे, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या वेक्टर ग्रीन्स थ्योरम? सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डी यू, है ना। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, देख लो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल रहता है तो एग्जैक्ट कहलाता है। क्या ये एग्जैक्ट है? क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं। तो ये क्या होता है कि ये जो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो यूज में आता है उन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने में जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। देखो, जैसे एक इक्वेशन दे दिया 2x dx माइनस 2y dy माइनस 2y dy इज इक्वल टू 0।
माइनस 2/dy इज इक्वल टू 0। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेट कर लो, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्या ये u वही है? क्या ये u वही है? देखो जरा। तो इसी को टोटल डेरिवेटिव क्या कहता है ना, कि इसको आप ऐसे लिख लो, कैसे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख लो। ये बोलता है डी यू लिखना है ना, इसको क्या लिखना है? डी यू लिखना है। तो डी यू, यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ऐसा। तो हम फाइनल आंसर क्या देंगे? हम फाइनल आंसर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अननेसेसरी इन सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉरवर्ड एकदम, यू दे देगा, पूछेगा टोटल डेरिवेटिव डी यू बताओ, ये फार्मूला यूज कर लेना, ऐसा वाला आंसर लेकर आ जाना। अननेसेसरी इन सब चीजों में उलझने की कोई जरूरत है नहीं अपने को। और भी कुछ बचा क्या? ये तो क्वेश्चन ही है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब के सब मेरे भाई खत्म हो गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सबसे? नहीं हो रहे? यस हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से। देखो आज का डेट कितना हो गया है? आज का डेट कितना हो गया? डेट भी याद नहीं है मेरे भाई। ओके, डेट 28 है। ठीक है, मैं अभी बिहार में हूँ और छठ पूजा चल रहा है यहाँ पे, फैमिली काफी मेंबर्स आए हुए हैं, तो उनके बीच में अगर मैं लेक्चर्स लेने के लिए बैठता हूँ तो काफी कमेंट सुनने को मिलता है। ठीक है, छुट्टी में आओ, छुट्टी मनाओ। ठीक है, सो मैं 2 नवंबर को वापस बेंगलोर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, 2 नवंबर को, 2 नवंबर से फिर कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया, बहुत ज्यादा पोर्शंस बचा भी नहीं है। एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है और एक प्रोबेबिलिटी है जो बड़े चैप्टर्स हैं। इसके अलावा तो सब एक एक दिन वाला चैप्टर्स है ना। तो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, जो भी बुक उठाओ देख लो, जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रही है नहीं, और क्वेश्चन जमा करके रखो। टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स है, सिविल में कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैकेनिकल में है, बाकी ब्रांचेज में, लेकिन मुझे तो कवर कराना है, कॉम्प्लेक्स में कवर कराऊंगा पूरा। ठीक है, तब तक क्वेश्चन करते हैं ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। आपको भी टाइम मिल रहा है 2-3 दिन की, इस तरह कोई भी बुक उठा लो, चाहे आप आईएएस मास्टर का बुक उठा लो, मेडिजी का बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन मेरे तरीके से करना स्टार्ट करो, बस इतना ही है, और कुछ तो है नहीं, है ना। मैंने भी अपने पीडीएफ में काफी क्वेश्चंस रख रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे दिखते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं आपसे, चाहे वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, बाकायदा जमा करके रखो और हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि आज तो बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ और सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन भी भेज दो। अपना क्वेश्चन भाई मेरे पीसी में यहाँ पे है नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन मनोज खत्म हो गया, अब क्या पढ़ाऊं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, बताओ। इसके अलावा और कोई टॉपिक है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, ओडी, पीडी, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, एक्जी में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, एक्जी में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जैसे एमए में भी एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जिसमें हम लोग सिंगुलरिटी वगैरह ये सब पढ़ते हैं। अगर आपको वो सब चाहिए तो मैं लास्ट में वो सब भी करा दूंगा, वो सब भी करा दूंगा। अगर आपको चाहिए सिंगुलरिटी वाले टाइप का तो मैं उसको भी करा दूंगा। ठीक है, दे रहे हो एक्जी का एग्जाम देने वाले हो? एक्जी का एग्जाम देने वाले हो? यस, तो एक्जी वाले टॉपिक भी खत्म कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्जी वाले भी कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे उसको खत्म। ठीक है, इसके साथ उसको मिक्स मत करो, क्योंकि अगर मिक्स करके मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये सब उसमें भी पढ़ा है और अननेसेसरी आप रिवीजन करने में प्रॉब्लम करोगे। उस टॉपिक को स्पेशली मार्क कर लेना एक्जी। नहीं, इन्वायरमेंट में नहीं पूछेगा रुकना, इन्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं पूछेंगे वो सब। इन्वायरमेंट का सिलेबस एकदम इजी। ठीक है, मैकेनिकल सिविल से भी एकदम इजी, लास्ट में करेंगे उसको। पहले अपना सिलेबस फोकस कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर 2 नवंबर को अब करेंगे, और इसका नोट्स मैं भेज देता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।